हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी इस सेक्शन के तहत हम बेसिकली एक तो इसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू के अलावा इसमें दो सब सेक्शन होंगे। एक होगा द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। दूसरा इसमें होगा द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा, द आर्ट ऑफ प्रोपागेंडा। ये दो सब सेक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा मेन थीम है यूथ इन नाजी जर्मनी, इसका ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी इसका थोड़ा सा ग्राउंड जो था वो हमारे दिमाग में डेवलप कर लिया। अब हम नाजी जर्मनी में यूथ की स्थिति कैसी थी या नाजियों का ओवरव्यू या उनका व्यू यूथ को लेकर कैसा था, ये डिस्कस करेंगे। तो हिटलर जो था, हिटलर यूथ को लेकर बहुत ही कॉन्शियस था। यूथ के ऊपर उसने सबसे ज्यादा फोकस किया। वह नाजी सोसाइटी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता था और स्ट्रांग बनाने के लिए यूथ का उसने सहारा लिया। यूथ का उसने रेडिकलाइजेशन किया। इसके लिए उसने यूथ को बचपन से ही यानी चाइल्डहुड से ही नाजी आइडियोलॉजी सिखाने पर जोर दिया। मीन्स उसकी पॉलिसी ऐसी रही कि चाइल्डहुड से ही बच्चों में नाजी आइडियोलॉजी को इनकलकेट किया जा सके। तो इसके लिए उसको जरूरत पड़ी कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उस पर इनसाइड यानी और आउटसाइड दोनों तरीकों से उस पर कंट्रोल किया जाए। इनसाइड और आउटसाइड कंट्रोल वह उस पर करना चाहता था ताकि जो नाजीवाद की आइडियोलॉजी थी उसको बच्चों में इनकलकेट किया जा सके और जब वो यूथ फॉर्म में आए तब उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सके। इसके तहत किया क्या गया कि क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को कवर करने के लिए ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा स्कूल्स पर। तो इसके लिए हिटलर की आइडियोलॉजी थी कि स्कूलों को क्लीन करने की आवश्यकता है, प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है। मीन्स जो पहले का एक कल्चर, एक एनवायरनमेंट है स्कूल्स में, उसको बदलने की पूरी तरह से जरूरत है। अब इसका मतलब क्या हुआ क्लीन और प्यूरिफाई से? जो पहले एजुकेशन या स्कूल्स का जो सिस्टम था उसमें चाहे से जूज हो, चाहे सो आपके जिप्सीज हो, चाहे से आपके पोल्स हो, पोल्स मतलब जो पोलैंड के लोग हैं, चाहे से आपके रशियंस हो, इन सबको एक साथ स्कूलों में बैठकर एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। सबको एक साथ बैठकर पढ़ाया जाता था। किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। लेकिन क्योंकि नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ज्यूज, जिप्सी, रशियन, पोल्स यानी अदर देन जर्मन जो रेस है उसके अलावा वो सबको क्या मानते थे? अनडिजायरेबल। ये हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। उनको वो मानते थे
अनडिजायरेबल। तो इन सबको वो क्या करना चाहते थे, इससे एक्सक्लूड करना चाहते थे। तो अनडिजायरेबल कंडीशन हमने अच्छे से पढ़ी है कि सारी ये कैटेगरी, इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड, जिप्सीज, इन सबको स्कूलों से बाहर फेंक दिया गया। और फाइनली हम बात करें तो जब इनको बाहर फेंक दिया गया था तो 1940s तक इन सब बच्चों को गैस चैम्बर तक पहुंचा दिया जाता था। गैस चैम्बर मतलब ऐसा नहीं है उनको एजुकेशन से अलग रखा जाता था, एजुकेशन से अलग रखने के अलावा उनको गैस चैम्बर में ले जाकर, गेटोज में ले जाकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसके अलावा जो बाकी बच्चे बचे, यानी जो जर्मन रहे, उनको बोला गया गुड जर्मन। उनकी स्कूलिंग कंटिन्यू रही और इसको बोला गया नाजी स्कूलिंग, क्योंकि नाजी आइडियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए उनको नाजी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही थी, यानी लंबे समय तक, जब तक उनकी एजुकेशन चलती थी उसमें नाजी आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा रोल रहता था। इसके तहत क्या क्या गया, स्कूल टेक्स्ट बुक जो थी, यानी जो बुक्स वगैरह लिखी हुई थी पहले की, वीमर रिपब्लिक या उससे पहले की, उनको रीराइट किया गया, रीरिटन, क्योंकि सिलेबस तो चेंज करना ही पड़ेगा, तभी तो आइडियोलॉजी को उसमें, नाजी आइडियोलॉजी को उसमें जगह मिलेगी। इस रीरिटन के तहत रेशियल यानी जातीय या वंशीय जो पार्ट था या साइंस का पार्ट था, रेशियल साइंस जो थी वो उसमें इंट्रोड्यूस की गई। ये इंट्रोड्यूस की गई और इसके अलावा ज्यूज वगैरह या आपके जिप्सी, पोल्स, या आप ये बोलो अनडिजायरेबल या नॉन जर्मन जो कैटेगरी थी, उनको एक स्टीरियोटाइप के रूप में प्रकट किया गया। उनको ये बोला गया कि ये स्टीरियोटाइप है, एक स्टिग्मा है हमारे इस पर, तो उनको स्टीरियोटाइप बताया गया। तो पूछा जा सकता है स्टीरियोटाइप किन किन कैटेगरी को बताया गया एज पर द नाजी आइडियोलॉजी। किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास हो, चाहे से वो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, आर्ट कल्चर हो, उसमें हमेशा से क्या किया गया कि जो ज्यूज और अनडिजायरेबल जो कैटेगरी थी उनके प्रति स्टीरियोटाइप या उनको इनके स्टीरियोटाइप को पॉपुलराइज किया गया। तो ये उस समय की मेन थीम रही। चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता था कि वो लॉयल रहेंगे, सबमिसिव रहेंगे। देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, सबमिसिव भी रहेंगे। सबमिसिव किसके? हिटलर के। और लॉयल भी किसके प्रति? नाजीवाद के प्रति या नाजी आइडियोलॉजी के प्रति। इसके अलावा ज्यूज वगैरह के प्रति क्या रहेंगे? वो उनके प्रति हेट, उनसे हेट करेंगे, हेट ज्यूज और हिटलर की पूजा करेंगे। ये चीजें स्कूलिंग के दौरान ही उनमें इनकलकेट या उनको उस दौरान ही सिखाया जाता था। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स एक फंक्शन बच गया, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स क्यों खेला जाता है? स्पोर्ट्स का मेन कारण होता है कि जो बच्चा होता है उसका संपूर्ण विकास हो सके, उसका फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट हो सके। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स को भी नहीं छोड़ा गया, इसको भी यूज किया गया टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस, टू नर्चर वायलेंस एंड एग्रेशन। मीन्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तहत भी वहां के लोगों में वायलेंस और एग्रेशन इनकलकेट किया गया। तो देखो कितना ही बड़ी आयरनी थी। हिटलर का ये मानना था कि लोगों में बॉक्सिंग
ज़्यादा यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग सिखाया जाए। उसका ये मानना था, उसका ये परसेप्शन था कि बच्चे यदि बॉक्सिंग सीखेंगे तो चिल्ड्रन जो हैं वो आयरन जैसे मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके अलावा मस्क्यूलाइन होंगे। और ये तो मेन आइडियोलॉजी का वो था, उसका मानना था कि जो मेंस हैं वो मस्कुलाइन हो, स्ट्रॉन्ग हो, आयरनी हो, ऐसा उसका मानना था। तो ये रहा स्कूलिंग का पार्ट। इसके अलावा यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उस समय जो ऑर्गेनाइजेशन थे यूथ, अलग अलग यूथ मिलकर क्या बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे। इनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया कि जर्मन यूथ में जो नेशनल सोशलिज्म है उसकी स्पिरिट ज़्यादा से ज़्यादा डाली जाए। यानी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन्स, ओनली जर्मन्स, बाकी सबको तो उसने एक्सक्लूड कर ही दिया। जर्मन्स में या जर्मन्स यूथ जो थे उनमें द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, नेशनल सोशलिज्म यानी राष्ट्रीय भावना उनमें ज़्यादा से ज़्यादा डाली जाए। यूथ में, यूथ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनको इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंट्रस्ट किया गया कि आप बच्चों को या जो यूथ है उनकी एजुकेशन में नेशनल सोशलिज्म की जो स्पिरिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। इसके तहत क्या किया गया, पॉलिसी में क्या हुआ कि 10 ईयर ओल्ड जो बच्चे थे, 10 ईयर्स तक, अप टू 10 ईयर्स तक जो बच्चे थे उनको एक संस्था होती थी, उस संस्था का नाम था, जर्मन नाम है JUNGVOLK, जंग वोल्क। इसमें एंटर करना होता था, इसमें क्या करना होता था, एडमिशन लेना होता था और इसमें नाजी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जाता था, या उसके आधार पर जो शिक्षा होती थी, एजुकेशन होती थी, वो यहाँ बच्चों में सिखाई जाती थी। फिर ये 10 साल तक हो गया। 14 ईयर एज के जो बच्चे होते थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो ज्वाइन करने होते थे। अब आपको पता है कि नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में तो टोटली नेशनलिज्म या सोशल नेशनलिज्म को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। बाद में इन जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी इन सब का नाम बदल कर दिया गया था हिटलर यूथ। तो ये वहां की मेन पॉलिसी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी संस्था थी इनमें सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स को सिखाया जाता था, और जर्मन्स बच्चों को भी सिर्फ ये सिखाया जाता था कि आप जो है एग्रेशन को ज़्यादा चुनें, एग्रेसिव रहें, वॉर की पूजा करें, यानी युद्ध से संबंधित सारी शिक्षाएं उनमें वो की जाती थी, ग्लोरीफाई की जाती थी किनकी, सैनिकों की लाइफ को। इसके अलावा जिप्सी, जूस, कम्युनिस्ट और आपके ये पोल्स, रशियंस, इन सबको अनडिजायरेबल कैटेगरी में रख दिया गया था। इनका जो स्टीरियोटाइप था उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किया जा रहा था। इसके अलावा 1922 में, इन 1922 यूथ लीग ऑफ द नाजीज, यानी एक संस्था बनाई गई, यूथ लीग ऑफ नाजीज। इसको भी
4 साल बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, यूथ लीग की जगह हिटलर लीग कर दिया गया। तो ये ओवरव्यू था उस समय कि किस प्रकार से उसकी आइडियोलॉजी थी, क्या हिटलर चाहता था। अब हम इसमें हमारा ये जो दूसरा पहला ये जो सब टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी बच्चों के साथ माताओं का या मदर्स का बिहेव कैसा रहना चाहिए, इससे लेकर भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी उस समय बनाई गई थी या इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इसके तहत क्या था कि नाजी जर्मनी में जो चिल्ड्रन थे उनमें ये बात शुरू से बताई गई थी कि जो वुमेन है उनका रोल जो है वो सोसाइटी में मेन से अलग है। मतलब यहाँ टोटल डिस्क्रिमिनेशन चला था, मेंस का रोल अलग बताया गया था, वुमेन्स का रोल अलग बताया गया था। वैसे तो हम इसमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे। हिटलर का ये मानना था, या नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो फाइट है, जो डेमोक्रेसी में फाइट चल रही है, फाइट फॉर इक्वल राइट, फाइट फॉर इक्वल राइट, हमने फ्रेंच रशियन जो रिवोल्ट हुई है उनमें हमने पढ़ा है फाइट फॉर इक्वल राइट, किसके लिए, वुमेन के लिए, कि वुमेन ने मेन के बराबर राइट्स को अक्वायर करने के लिए फाइट किया। लेकिन यहाँ इस फाइट को टोटली गलत बताया गया। उन्होंने बोला कि ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल हो रहे हैं इक्वल राइट के लिए, ये सोसाइटी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये किसका मानना था, डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, ये हिटलर का मानना था, नाजीवाद का मानना था कि वुमेन्स जहां है वहीं उनको रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये सोसाइटी का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा तो जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें क्या किया जाता था, जो बॉयज होते थे उनको एग्रेशन सिखाया जाता था, उनको वॉर सिखाया जाता था, उनको ज्यादा से ज्यादा मस्कुलाइन और स्ट्रोंगर और स्टील हार्टेड या आयरन स्ट्रॉन्ग मैन, टोटल आप इसका सेंस समझिए कि बच्चों में सिर्फ ज्यादा फोकस किया गया बॉयज पे। दूसरा एस्पेक्ट आ गया हमारा हम गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए वो क्या सोचते थे कि उनको आगे चलकर जो सोसाइटी में रोल अदा करना है वो है गुड मदर, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्योर नाजी या प्योर जर्मन जो रेस है उनके बच्चों की, उस प्रकार के बच्चों को रियर करना, उनको पालना है। ये सोसाइटी में उस समय उनका रोल हुआ करता था। इन बच्चों को बोला क्या जाता था, आर्यन। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो महिला बॉयज और गर्ल्स में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता था ये आपको पता लग गया। इसके अलावा गर्ल्स को रेस की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करना है। अब मेंटेन कैसे होगा, उस समय हिटलर का मानना था कि गर्ल्स बड़ी होकर मदर बनेंगी और इन मदर से वो एक्सपेक्ट करता था कि ज्यादा से ज्यादा इस रेस के बच्चों को वो क्या करें, जन्म दें। ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार के बच्चों को जन्म दें, आर्यन कैटेगरी के जो लोग थे उनको, इनको अच्छे से पालें, इनमें जो नाजीवाद के तहत अच्छी वैल्यूज हैं उनको इनकलकेट करें। इसके अलावा यहां भी डिस्क्रिमिनेशन करता था। यदि कोई महिला आर्यंस को बर्थ ना देकर अनडिजायरेबल्स को बर्थ देती थी, अनडिजायरेबल कैटेगरी के बच्चों को बर्थ देती थी, तो उसको पनिश किया जाता था। और ये जो मदर्स आर्यंस बच्चों को जन्म देती थी उनको किया जाता था, उनको इनाम दी जाती थी, अवार्ड दिया जाता था उनको। अवार्ड में क्या होता था कि जैसे कोई महिला 4
आर्यन बच्चों को जन्म देगी तो उसको ब्रोंज मेडल मिलेगा। 6 बच्चों को जन्म देगी, कैसे? आर्यन, टोटली आर्यन होने चाहिए वो, तो उसको सिल्वर मिलेगा। और 8 और इससे अधिक यदि बच्चों को जन्म देती, EIGST, हाँ, 8 से ज्यादा देगी तो उसको गोल्ड मिलेगा। तो ये प्रकार की आइडियोलॉजी थी, इस प्रकार की सोसाइटी में भावनाएं उस समय पढ़ाई गई थी। इसके अलावा आपको समझ में आ गया हो कि मदर्स का टोटली रोल था टू लुक आफ्टर द होम, टू रियरिंग द प्योर आर्यन रेस के जो बच्चे थे उनको टोटली उनको पालना और उनको नाजी वैल्यूज के बारे में सिखाना। नाजी यानी नाजियों के अकॉर्डिंग जो उनकी वैल्यूज थी उनमें इनकलकेट करना। तो इस प्रकार की सोसाइटी का वो था। इसके अलावा यदि कोई मदर्स नाजी आइडियोलॉजी से डिबेट करती है या विचलित होती है तो उसको पनिश किया जाता था। पनिश के तहत उसको क्या किया जाता था, उसकी सार्वजनिक रूप पर क्या होती थी, कंडेम, पब्लिकली उसको सार्वजनिक रूप से उसकी बुराई की जाती थी। इसके अलावा उसका जुलूस निकाला जाता था, उसके गले में एक पट्टा लगा दिया जाता था, उसमें ये लिखा होता था कि मैंने जो है जो नेशन ऑनर जो है, राष्ट्रीय सम्मान जो है, उसके साथ धोखा किया है। तो इस प्रकार की वो चीजें की जाती थी। उनको जेल में डाल दिया जाता था और क्रिमिनल ऑफेंस उनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलती थी और उसके तहत उसमें कार्रवाई होती थी। तो इस बेसिकली इस प्रकार से उस समय चलता था। अब है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, कि किस प्रकार से नाजी सरकार ने अपने मीडिया और लैंग्वेज के तहत अपने विचारों को फैलाया। इनका प्रोपेगेंडा किस प्रकार से था, इनकी आर्ट कैसी थी, यानी कैसे ये अपने विचारों को फैलाने में सक्षम हुए। तो नाजी रिजीम जो है, नाजी रिजीम जो है उसने बहुत ही सावधानी से मीडिया और आपका लैंग्वेज का यूज किया, बहुत सावधानी से इसका यूज किया। उन्होंने लैंग्वेज और मीडिया के तहत जो वर्ड होते थे उनको बहुत सोच समझकर यूज किया। जैसे किलिंग के लिए उन्होंने कभी भी मीडिया में या लैंग्वेज में किलिंग शब्द का यूज नहीं किया। इसकी जगह उन्होंने क्या यूज किया, देखो सोसाइटी को किस तरह से उन्होंने रेडिकलाइज किया। तो उसके लिए किस प्रकार के वर्ड यूज करते थे वो, किलिंग की जगह उन्होंने यूज किया स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, इथुनेसिया, सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन। मैं लिख दे रहा हूं यहां। कभी भी उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट, इसके अलावा फाइनल सॉल्यूशन, इथुनेसिया, और इसके अलावा सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, सिलेक्शन और आपका डिसइंफेक्शन। यानी नाजी मीडिया ने कभी भी किलिंग शब्द का यूज ना कर उसकी जगह ये अल्टरनेट जो वर्ड थे इनका यूज किया, क्योंकि किलिंग वर्ड से सोसाइटी में एक अलग भावना पैदा होती है, इसलिए उन्होंने अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया। जो स्पेशल ट्रीटमेंट था वो यूज करते थे वो ज्यूज के लिए, यानी हम ज्यूज के साथ किसी प्रकार की एट्रोसिटी, किसी प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, इसका मतलब उनके साथ हम स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनल सॉल्यूशन, ये भी वो यूज करते थे ज्यूज के लिए, कि ज्यूज का जो फाइनल सॉल्यूशन है वो गिटोज में या उनको क्या करना है, गैस चैम्बर में फाइनल मुक्ति देनी है।
इथुनेशिया, इथुनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मतलब जो डिसेबल होंगे सोसाइटी में, जिनका किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उनके लिए इथुनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से वो मृत्यु को अंगीकार कर लेते हैं, उसको इथुनेशिया बोला जाता है। इसके अलावा आपका बच गया सिलेक्शन डिसइंफेक्शन, यानी जितने भी पोल्स रशियन वगैरह जो थे, इनका सिलेक्शन करना है और इससे सोसाइटी में जो इन्फेक्शन हो रखा है उसको डिसइंफेक्टेड करना है, मतलब इनको सोसाइटी से दूर करना है ताकि हमारी सोसाइटी कैसी हो, प्योर। तो ये आइडियोलॉजी थी और ये प्रोपेगेंडा का पार्ट था उनका। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन एक टर्म वो यूज करते थे, यानी जो नॉन जर्मन होते थे उनको पकड़ते थे और सोसाइटी से बाहर करते थे, उसके लिए वो इवैक्यूएशन इसका यूज करते थे। इसका मतलब वहां उनको पकड़कर वो गैस चैम्बर में ले जाते थे और उनको वहां गैस चैम्बर में क्या करते थे, फाइनली उनका डेथ हो जाती थी, किलिंग करते थे वहां। और किलिंग वर्ड उन्होंने कभी यूज नहीं किया, ये सारे वर्ड उन्होंने यूज किया। और जो गैस चैम्बर थे इनको वो बोलते थे डिसइंफेक्शन एरिया, डिसइंफेक्शन एरिया। कि वहां ले जाकर सोसाइटी को हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे। इसके अलावा मीडिया जो था उसने बहुत सावधानी रूप से, यानी बहुत ही सावधानी के तरीके से जर्मन लोगों की और वर्ल्ड वाइड जो व्यू था, वर्ल्ड वाइड व्यू जो था उसका सपोर्ट हासिल किया। कुछ सपोर्ट था इसको बाहर से, तो इसमें बहुत बड़ा रोल था जर्मन मीडिया का। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल इसमें अदा किया। नाजी आइडिया को उन्होंने इस प्रकार से फैलाया, जैसे फैलाने के लिए उसने क्या क्या यूज किया, विजुअल इमेज होती थी, इमेज इस प्रकार की बनाई जाती थी ताकि लोगों में अच्छी भावनाएं पैदा हो, किसको लेकर, नाजीवाद को। इसके अलावा फिल्म बनाई जाती थी, डॉक्यूमेंट्री बनती थी, रेडियो हो, पोस्टर हो, ये सारे पोस्टर, रेडियो, पोस्टर, और इसके अलावा आपके स्लोगन, यानी जितने भी तरीके हुआ करते थे प्रचार प्रसार के, उसको उन्होंने बहुत ही सावधानी तरीके से यूज किया। इस प्रकार के प्रोपेगेंडा के तहत उन्होंने क्या किया कि जो नॉन जर्मन थे उनको एनिमीज के रूप में डिपिक्ट किया जाता था, उनको चित्रित किया जाता था। इसके अलावा नेशनलिस्ट या सोशलिस्ट या आपके कम्युनिस्ट जो लोग थे, इनको उन्होंने सोसाइटी के लिए बुराई, डिस्क्राइब्ड एज इविल, बुराई के रूप में चित्रित किया। तो ये मीडिया का सबसे बड़ा रोल था। इसके अलावा उन्होंने इनको वीक, कमजोर, इस प्रकार की यूज उन्होंने किया। जो ज्यूज होते थे, मेनली उनका फोकस था ज्यूज को उन्होंने बहुत ही, इनके प्रति सोसाइटी में हेट्रेड की भावना ज्यादा फैलाई, और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा आपका मीडिया का। उस समय एक फिल्म बनाई गई थी ज्यूज के ऊपर, उस फिल्म का नाम था द एटर्नल ज्यू। इस फिल्म में ज्यूज के प्रति बहुत बुरी बुरी भावनाएं लोगों में फैलाई गई। तो किस प्रकार से मीडिया ने अपना इस्तेमाल किया, तो ये ओवरऑल इसका एसेंस था। आज के इस डिस्कशन में इतना ही। अगले हम डिस्कशन में देखेंगे अपना ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि जो साधारण लोग थे उनके खिलाफ किस प्रकार से क्राइम को बढ़ावा दिया गया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।